नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग एएनएम और जीएनएम का जो हम लोग क्लास देख रहे हैं उसमें एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे भी अच्छे खासे सवाल आपको पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताएंगे, साथ ही एक एक क्वेश्चन का क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एएनएम जीएनएम में, वो भी हम आपको बताएंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों को स्वास्थ्य मिशन की तरफ से बहाली आ चुका है। झारखंड के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग अपना फॉर्म भर दीजिएगा। झारखंड में आ चुका है एएनएम की बहुत सारी बहालियाँ, जो कि उसमें सिर्फ झारखंड वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य मिशन के तहत आए हैं। वही यदि हम बात करें तो बिहार में भी ऐलान किए थे स्वास्थ्य जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन थे उनके तरफ से कि हम दिवाली से पहले बहाली का प्रोसेस पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से जब झारखंड में आ चुका है तो अब आप लोग का ही बारी है। तो आप लोगों के आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू होंगे तो आप लोगों को समय नहीं मिलेगा ज़्यादा, तब तक हम लोग 3 4 5 टॉपिक कवर कर दिए रहेंगे। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर क्लास में व्हाट्सएप पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। व्हाट्सएप करिएगा तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप सिर्फ ग्रुप में रहना चाह रहे हैं तो आपको फ़ी नहीं लगेगा और क्लास और नोट्स के लिए आपको फ़ी लगेंगे। वैसे तो क्लास भी आपको फ्री ही मिल जाते, लेकिन नोट्स के साथ कंबाइन जो कि टॉपिक वाइज जो नोट्स है वो उन्हीं को मिलता है जो क्लास लिया हुआ है। तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लग रहा है, बहुत ही कम फी में आपको सारा कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लास, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सारा कुछ, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप इस बार रिजल्ट ले सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर। हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देख चुके हैं, मिडवाइफरी का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है। ये श्वसन आप लोग जानते हैं क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप लोग जानते होंगे श्वसन क्या है, कि वैसी क्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, या कह सकते हैं कि वैसा अंगों का वैसा समूह जो श्वसन, सांस लेने में या श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन सारे को श्वसन तंत्र कहते हैं। उस प्रोसेस को श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसके तरीके अलग अलग तरीके हो सकते हैं पूछने का। अब बीटीएससी में आप लोग इसी में मात खा गए थे, अलग अलग तरीके से पूछ दिया था। तो हम आपको वो सारे एक्सप्लेनेशन, वो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे वो भी बताते चलेंगे। अगर इसी के जगह पे क्वेश्चन रहेगा कि श्वसन की क्रिया के दौरान में हम कौन से गैस को लेते हैं या क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरीके से बहुत सारा दिया रहेगा, हाइड्रोजन, तो आप क्या करिएगा? तो हम जब सांस लेते हैं, जब श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है? उपचयन, अपचयन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उपचयन अपचयन जानते हैं आप लोग क्या होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल्स में कि उपचयन क्या होता है और अपचयन आपका क्या होता है। अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको ये नोट्स नहीं मिले हैं आज ग्रुप में दे देंगे, जो भी कैंडिडेट क्लास से जुड़े हुए हैं उसको ये नोट्स मिल जाएगा। तो इसमें होता क्या है? तो पहले आप तो उपचयन जानिएगा तब ना आप आंसर कर पाइएगा। तो उपचयन और अपचयन के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन से? ये एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है। और जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो उसको उपचयन करेंगे। मतलब क्या? O2 ऑक्सीजन होता है ना, O2, या हिंदी में लीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? छोड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो वो उपचयन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करिए या अपचयन करिए। या अपचयन मतलब क्या? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं
तो वही कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, तो अपचयन करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इतना क्लियर में हम आपको बता दिए हैं। तो ये अब आपको दोबारा आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, इतना अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा सही, बताने की जरूरत नहीं है। उसमें और भी बहुत सारा कुछ उसमें बताया जा सकता है, जैसे कि यदि इसमें हम चर्चा करेंगे तो श्वसन मतलब कि क्या तरीके से, दो तरीके से होता है, एक निःश्वसन होता है, एक ऑक्सीजन। और एक बात और, आप लोग जब सांस लेते हैं, श्वसन की अभिक्रिया करते हैं, तो क्या क्या आपके शरीर के अंदर जाता है, तो सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना जाता है हमारे शरीर में। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसी को मतलब कि अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो उसको निःश्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है निःश्वसन, एक होता है क्या, एक रुकिए पहले ये हम बता देते हैं। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, श्वसन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है निःश्वसन, आप लोग बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं, डिटेल में इसी जो क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद होता है निःश्वसन, ये दो होते हैं। निःश्वसन मतलब, निःश्वसन के इसका मतलब होता है जब सांस अंदर की तरफ लेता है, निः ले विसर्ग लगा रहेगा तो सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। मतलब क्या, अगर सांस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में लेते हैं, यह आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब सांस लेते हैं तो 21% आप ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट, तो 21% आप ऑक्सीजन लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, तो 0.03% लेते हैं। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लेते हैं, सांस लेने के दौरान N2 नाइट्रोजन 78% लेते हैं। ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और जब सांस छोड़ते हैं तो ये इतना ही छोड़ते हैं, सॉरी इससे ज़्यादा छोड़ते हैं, तब ना कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। 4% के आसपास में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन कुछ हम अपने शरीर में रख लेते हैं। ये गुप्त बातें हैं, ये ऑक्सीजन हम लोग शरीर में एनर्जी के लिए रख लेते हैं, 17% ही बाहर छोड़ते हैं। ठीक ना, और वही विपरीत पेड़ पौधे में होते हैं। पेड़ पौधे में मतलब कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम लेते हैं और ज़्यादा छोड़ते हैं। इससे रिगार्डिंग अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है, क्या चीज़ करने पर होता है एम्फीसीमा, ये श्वसन का ही विकार है। सांस के जरिए जो हम लोग बहुत सारा बीमारियां हो जाते हैं तो वो ही उसी का प्रकार है। तो क्या होते हैं एम्फीसीमा, शराब सेवन से, धूम्रपान से, दूषित वायु से या दूषित पानी से। तो ये होता है धूम्रपान करने से। धूम्रपान करते हैं, अब बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, सांस की तरह ही अंदर खींचते हैं ना, कहते हैं ना कि मतलब ठेठी भाषा में उसको क्या कहते हैं, सूट मार रहा है। मतलब कि अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल्स अंदर की तरफ लेते हैं तो उससे धुआं का ये या जो भी मतलब कि जो भी टॉक्सिक उसमें गैसेज या तत्व रहता है वो अंदर की तरफ जाता है। तो ये मतलब कि धूम्रपान करने से एम्फीसीमा नामक एक विकार है जो होता है किस प्रक्रिया से, तो श्वसन की प्रक्रिया से, धूम्रपान करने से होता है। कोई दिक्कत अब होना नहीं चाहिए, इतनी अच्छा से बता दिए। अगला है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय विलय का क्या कार्य है। भोजन को जाने से रोकना, या जो आपके पसीने को जाने से रोकता है, या श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है, या श्वास नली के वायु को रोकने का कार्य करता है। तो वायु तो रोकेगा नहीं श्वास नली में, भोजन को भी रोकने का कार्य श्वास नली करेगा नहीं, क्योंकि उसका कार्य है सांस के लेकर ही। तो कार्य है श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का क्या कार्य है। तो इसका कार्य क्या है कि श्वास नली को जब सिकुड़ने से रोकता है। अगर आपका श्वास नली किसी का सिकुड़ जाएगा तो वो श्वास पर्याप्त मात्रा में ले नहीं पाएगा जितने हमारे बॉडी की ज़रूरत होंगे। तो इसलिए ये मतलब कि क्या करता है कि मतलब कि उसको जो श्वास नली है उसको सिकुड़ने से रोकता है। जैसे ये आपका श्वास नली हो गया,
ये हेल्दी व्यक्ति का हो गया। और जिसमें मतलब कि उपास्थि मतलब वलय मतलब उसमें वर्क नहीं कर रहा है तो उसका श्वास नली सुकर के इतना पतला हो जाएगा, तो उतना ही मात्रा में वो सांस का जो ऑक्सीजन या और भी जो हमारे पदार्थ हम अंदर लेते हैं तो वो सब नहीं जा पाएगा। तो इसका मेन कार्य क्या है कि मतलब श्वास नली को सिकुड़ने से रोकता है उपास्थीय वलय। वलय मतलब इस तरीके से जो आकृति बना रहता है ना उसको वलय कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। एम्फीसीमा रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? एम्फीसीमा हम लोग अभी देखें कि किससे होता है, तो धूम्रपान करने से, धूम्रपान के सेवन से या श्वास के जरिए मतलब एम्फीसीमा नामक विकार होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीसीमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये तो हम लोग जान लिए कि हम धूम्रपान का सेवन करते हैं, शोषण करते हैं धूम्रपान का, तो उससे हमें एम्फीसीमा नामक रोग होता है। लेकिन वो उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? हमारे शरीर में तो बहुत सारे अंग हैं, यकृत हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, गुर्दा हो गया, आमाशय हो गया, इतने सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ है, किडनी हो गई, तो ये सब है जो कि बहुत सारी चीज़ प्रभावित होते हैं। तो क्या इससे मेनली प्रभावित होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि दिया गया है श्वास नली प्रभावित होता है, ग्रसनी, वायुकोश या फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इससे क्या प्रभावित होता है? सांस, मतलब कि इससे सांस से संबंधित आते हैं, तो इसमें क्या होता है? वायुकोश का प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब वायुकोश इससे प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा हुआ होता है? ये प्लूरा झिल्ली क्या होता है? फेफड़ा आपका क्या होता है कि प्लूरा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ऐसी ऐसी झिल्ली होता है ना, आपको दिखा देते हैं, वो हम होगा तो आपको फिगर में प्लूरा झिल्ली का होगा, तो कल के क्लास में हम फिगर के जरिए आपको दिखा देंगे, ठीक ना। उतना अच्छा तो हम बना नहीं सकते हैं, कल होगा तो कल के क्लास में दिखा ही देंगे फिगर के जरिए, क्योंकि आज उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन किए, तो ज़्यादा समय उसी पे चल जाएगा, तो हम लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कम हो पाएगा। इसीलिए एक मतलब कि थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन का है वो एक दिन में एक ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करेंगे, एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। साथ ही हम मतलब थ्योरी भी ज़रूरी है, थ्योरी नहीं आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। थ्योरी मेन कोई ऑब्जेक्टिव बनाने का तो मेन जरिया वही है, आपको थ्योरी पता होना चाहिए। सवाल बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपको थ्योरी पता रहेगा तभी ना बनाइएगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी हम लोग करते हुए चलेंगे। एक्सप्लेनेशन की जहाँ पर भी ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, और आप लोगों को कोई भी वैकेंसी मिस नहीं होगा। इस चैनल से जुड़ गए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, क्लास से जुड़ गए हैं, तो आपको जो भी बहाली आएंगे वो सारी बहालियों का पता आपको चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि झारखंड वाला जो बहाली आया है तो उसका हमने लिंक, उसका नोटिस, उसका वेबसाइट सारा कुछ ग्रुप में डाल रखे हैं। जो वहाँ से मतलब कि कोर्स किए हैं उसी के लिए एलिजिबल है, वही तो भर सकता है। कह रहा है कि कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? तो ये हम लोग देख चुके हैं, देखे ना अभी, सॉरी नहीं, अभी तो हम उसका एक्सप्लेन ही कर रहे थे। तो कौन सा अंग इससे घिरा रहता है प्लूरा झिल्ली से? तो फेफड़ा प्लूरा झिल्ली से दिखा रहा, मतलब कि घिरा रहता है। इसका मतलब कि फिगर हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है? इसको लेकर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत चर्चा कर दी है, जिससे कि आपको अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। श्वसन में हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कितना % लेते हैं? तो 21% लेते हैं। बहुत डिटेल्स में हमने आपको बता दिया। वहीं पर CO2 का निकासी होता है, निकाला जाता है, तो CO2 छोड़ते हैं हम लोग। ये हमने देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, वो कितना मात्रा में छोड़ते हैं, मतलब कि 4%। लेते कितना है? तो 0.03%, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए 0.03% लेते हैं, 4% छोड़ते हैं। यह सजीवों में होता है, श्वसन की क्रिया तो सजीव में ही होते हैं। इसका तीनों आंसर सही है। क्या है? तीनों आंसर सही है।
और हम जब सांस लेते हैं इसमें क्या होता है, श्वसन ऐसा क्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। मतलब कि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा अंदर जाता है तो हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन बने रहते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, फार्मूला C6H12O6। अब इसी में ऑक्सीजन जाएगा तो इसको ऐड करिए, ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो इसको मतलब कि O2 हो गया, और बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे ही जाता है तो वो ग्लूकोज को C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको मिस कर दीजिएगा। तो मतलब कि उसको क्या करता है, तो मतलब कि ऑक्सीजन जब जाता है तो ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ देता है। क्या चीज़ में तोड़ता है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनाता है, और वाटर में तोड़ देता है, और क्या बनाता है, 686 कैलोरी निकलता है। क्या होता है, यही हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत बनता है, इसी को ऊर्जा कहते हैं। जो 686 कैलोरी बनते हैं, एक ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसको तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर, और 86 कैलोरी मतलब कि ऊर्जा निकलते हैं। ठीक ना, यही ऊर्जा हमारे शरीर में मतलब कि रहते हैं, और इसी से हम लोग इतना एनर्जेटिक रहते हैं। तो इस तरीके से इसका कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक ना, इससे मतलब क्या होता है कि मतलब ग्लूकोज जब टूटता है तो CO2 और वाटर और कैलोरी हम लोग को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यह जीवित रहने के लिए यह सजीव में ही जनरली होता है। ऐसा तो है नहीं कि निर्जीव वस्तु भी सांस लेते हैं, जो सजीव है वही ना सांस लेते हैं, जो मतलब कि श्वसन की क्रिया होता है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो भी सजीव है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, और भी इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, और भी हम डिटेल्स में धीरे धीरे, अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही हुए हैं, आगे आगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको रहेंगे नहीं। ठीक ना, आप लोग सिर्फ क्लास में जुड़े रहिए। जो भी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और बाद में जब जुड़िएगा तो बोलिएगा कि सर हम मतलब कि बहुत क्लास छूट गया है, और फालतू का परेशान करिएगा, क्योंकि उस टाइम तो एग्ज़ाम नज़दीक रहेंगे, तो जल्दी जल्दी में रिवीजन हम लोग करते चलेंगे। इसलिए अभी से क्लास में ऐड रहिए, जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा पूरा ANM का सिलेबस पूरा हो गया, और आपका पूरा सिलेबस पूरा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। फिर हम रिवाइज कराएंगे तो आपको सारा चीज़ दिमाग में आने लगेगा कि ये सब हम पढ़े हुए थे। ठीक ना, एक बार क्लास जो देते हैं उसको पूरा देखिए, जो नोट्स मिला है आपको आज का, ये भी नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे भी आप पढ़िए, जितना क्लास में बताया है उतना को पढ़िए, आपको निश्चित ही क्वेश्चन याद हो जाएगा, आपके दिमाग में रहेंगे। कह रहा है कि श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, या अग्र मस्तिष्क, प्री मस्तिष्क। मस्तिष्क का बहुत सारा भाग, 3 भाग 4 भाग 3 भाग होते हैं ना, मतलब कि मस्तिष्क के बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत सारे, उसके बारे में डिटेल्स। अग्र मस्तिष्क, प्री मस्तिष्क, पीछे वाले मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो ये कौन सा मतलब कि श्वसन को नियंत्रण करता है, कि हमको कैसे सांस लेना है, जब हमको मतलब ऑक्सीजन की कमी या जहाँ पर दम फूलने लगता है तो हम तीव्रता से मतलब ज़्यादा सांस लेने की मतलब कि स्पीड में सांस लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब नियंत्रण कौन करता है, तो ये सब मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसको नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो करेक्ट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस का विनिमय क्या कहलाता है। रुधिर आप जानते हैं,
रुधिर और उत्तक। रुधिर मतलब क्या, ब्लड कहिए या खून भी आप लोग जानते हैं। ब्लड आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो ब्लड समझते हैं। उत्तक आप लोग जानते हैं। करे ये दोनों मतलब बीच में जो गैस का विनिमय करते हैं। विनिमय क्या होता है? विनिमय मतलब आदान प्रदान। उत्तक के पास जो गैस है वो रुधिर के पास भेजेगा, जो रुधिर के पास गैस है वो उत्तक के पास भेजेगा। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इसके पास है तो इसके पास भेजेगा, इसके पास है तो इसके पास भेजेगा। यही विनिमय कहलाता है। जैसे विनिमय पर हम बात करें तो पहले क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। आप लोग के दादा दादी या नाना नानी बताते होंगे कि हम लोग के समय बहुत पहले जब रुपया का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो अभी भी होता है कहीं कहीं, आप कभी कभी आप देखते होंगे गांव सब में बहुत जगह होते हैं, शहर में भी, कि किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु ले लिया जाता है। तो पहले ऐसे ही होते थे, किसी के पास अगर आम ज़्यादा हो रहा है तो आम दे देता था, उससे चावल ले लेता था। ये क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु ले लेता था। मतलब किसी के पास गाय है, दूध, उससे दूध आ रहा है तो दूध के बदले वो आटा ले लेता था, उसको दूध दे देता था। इसमें क्या होने लगे कि मतलब कि दिक्कतें आने लगी कि कितना दूध, मापक में दिक्कत आएगा ना कि कितना दूध के बदले कितना आटा देना चाहिए, इसका मूल्य क्या है, क्योंकि मूल्य तो निर्धारण था नहीं। इसीलिए धीरे धीरे आके मुद्रा का प्रचलन होते गया, मुद्रा का आविष्कार होते गया। नहीं तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान। तो विनिमय का मतलब आप लोग समझ गए। अब दिक्कत लाइफ में आपको कभी नहीं आएगा। छोटा सा किस्सा भी हम आपको बता दिए, कहानी टाइप का। ये सब आपको याद रहेगा। कभी आप पढ़ने जाइएगा, जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे विनिमय से लेकर, तो आप समझ जाइएगा। वो स्टोरी भले क्वेश्चन भूल जाएगा, स्टोरी याद रहता है। इसलिए कहीं कहीं छोटा छोटा ऐसी जो बातें रहेंगे वो कहते चलेंगे, जिससे आप रिलेट करके उसको दिमाग में रख सकें, क्योंकि ये सब बातें ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं। आपको ज़्यादा दिन नहीं, एग्ज़ाम तक ही याद रखना है। उसके बाद तो आप जॉब में जाइएगा, वहाँ पर जो निर्देश मिलेगा वो सब फॉलो करिएगा, और पैसा आएगा, जो मन होगा फैमिली पे खर्चा करिएगा या अपने पे खर्चा करिएगा, और क्या करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनिमय क्या कहलाता है? बाह्य शोषण, मतलब कि रुधिर और उत्तक जो गैस का आदान प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? इस तरीके से भी पूछ सकता है। विनिमय का मतलब ही हम बता दिए। तो क्या बाह्य शोषण, आंतरिक शोषण, या आपका क्या दिया गया है, अव्ययी शोषण, या उपयुक्त तीनों? तो ये आंतरिक शोषण होता है। आप तो देखने नहीं जाते हैं, ये अंदर का मामला है। रुधिर और उत्तक एक दूसरे को गैस का जो आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बाह्य शोषण में तो आएंगे नहीं, आंतरिक शोषण में आएगा। किस में? तो आंतरिक शोषण में आएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग अपने फ्रेंड से भी बोलिए, जो भी आपका फ्रेंड, तो आप लोग इसमें समझ गए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि कॉल कम करिए, व्हाट्सअप मैसेज ज़्यादा, मतलब व्हाट्सअप पे ही आपके सारा काम हो जाएगा। जब दिक्कत आते हैं तब कॉल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी हम आपको कह दिए, बता भी दिए शोषण को लेकर। किसी भी तरीके से अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अब आपको दिक्कत नहीं आएंगे। कह रहा है कि वक्ष गुहा में आयतन कब घटेगा? उच्च श्वसन के दौरान, निःश्वसन मतलब कि जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहलाता है। हमने अभी आपको बताए थे ना कि श्वसन के ही दो प्रकार है, श्वसन है ना, उसी का दो प्रकार है। एक होता है अंतः शोषण, एक होता है निःश्वसन। सॉरी, मतलब कि अंतः शोषण, मतलब इसको अंतः शोषण भी बोल सकते हैं या निःश्वसन भी कहते हैं। निःश्वसन या निःश्वसन लिखा रहे या अंतः शोषण लिखा रहे, दोनों एक ही बात है। अंतः शोषण तो क्लियर ही हो गया, जब अंदर की तरफ सांस लेते हैं। निःश्वसन जब सांस को मतलब कि बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? निःश्वसन कहलाता है। निः विसर्ग रहेगा तो मतलब कि बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? तो ये मतलब कि कब घटता है? तो उच्च शोषण के दौरान भी, और जब निःश्वसन करते हैं तब भी ये क्या होता है? इसका मतलब कि आयतन घटता है। घटेगा ना, जब आप प्रैक्टिकली सोचिए, मतलब कि आप सांस लिए तो कुछ ना कुछ आपका आयतन, मतलब क्या, वजन के टर्म में ही मापते हैं, तो वो बढ़ेगा ना। अगर छोड़िएगा तो कुछ घटेगा ना।
कहीं वही कह रहा है कि वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा, जब निःशोषण करिएगा, अंतः शोषण करिएगा तो बढ़ेगा ना, और छोड़िएगा तो उसमें से सारा निकलता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो क्या होगा कि ऑब्वियसली घटेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। इस तरीके से आप समझ के पढ़िए, आप समझा के हम आपको बताएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी बताते चले गए, मतलब कि क्वेश्चन आते गए बताते गए बच्चों की तरह, आपको वैसे नहीं, आपको क्लियर वे में आपको बताते चलेंगे। आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, आपका सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, तो उस तरीके से हम आपको बताते चलेंगे, सारे कुछ क्लास में क्लियर आपको कराते चलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निःशोषण क्या कह रहा है कि श्वास नली शोथ रोग किस अंग से संबंधित है, विंड पाइप से या ब्रोंचियल से, लंग से, फेफड़ा होता है, या ब्रोंची से, किससे ये संबंधित होता है, श्वसनी शोथ रोग किससे संबंधित, श्वास से संबंधित रोग किससे संबंधित होता है, तो ये ब्रोंची से होता है। किससे संबंधित होता है, तो ब्रोंची से। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग इसका मतलब क्या, इसका हिंदी वही होता है, हिंदी में आप लोग कन्फ्यूज नहीं करिएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ब्रोकाई, क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, और हम लोग इतना सारा हो गया, तो 2-3 क्वेश्चन और देख ही लेते हैं क्या। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत, और आप लोग क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, और क्लास में जो अभी तक जुड़े नहीं है वो लोग ज़रूर क्लास से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको तैयारी जो है वो बेहतर हो सके और आप इसी बार जॉब ले सके। ये नहीं कि फिर से हम 5 साल इंतज़ार में बैठे हैं, बहाली आएगा, फिर फॉर्म भराएगा, फिर बहुत सारा प्रोसेस होंगे, फिर 2 साल जाएगा, तो बहुत समय आपका निकल जाएगा। तब तक आप तैयारी से बहुत आपका चीज़ें भूल भी जाइएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा मेहनत करके अभी अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, मतलब कि उस लेवल पर लेकर चलिए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप लोग इस बार एग्ज़ाम निकाल सके। अगला कह रहा है कि मुख्यतः शोषण के प्रकार हैं। मुख्यतः मतलब कि इनमें से कौन ऐसा मुख्य है जो कि शोषण का प्रकार है। अब तो अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे, शोषण सांस लेते हैं, ये लेते हैं, किस माध्यम से लेते हैं, कौन कौन सा उसका मतलब कि प्रकार है शोषण का। तो हमने अभी आपको बताए थे कि शोषण का 2 ही प्रकार होते हैं, बता रखा है ना, स्टार्टिंग में ही बता दी थी। इससे सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी बहुत ज़रूरी है, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। इसलिए थ्योरी जब पढ़ाने लगते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि थ्योरी क्लास ही आपके ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। वहाँ पर हमने आपको बता दिए थे कि शोषण 2 प्रकार का होता है, या तो बाह्य शोषण या आंतरिक शोषण दिया रहे, या ऐसे दिया रहेगा। एक रहेगा निःशोषण, हम तभी बताए थे ना, निःशोषण इसका मतलब होता है आंतरिक शोषण। एक रहेगा विसर्ग लगा रहेगा, तब शोषण रहेगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, तो शोषण लिख लीजिएगा, शोषण, निःशोषण विसर्ग लगा रहेगा। ये आंतरिक शोषण अंदर की तरफ लेते हैं, ये बाह्य शोषण होता है। तो यही 2 शोषण के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के शोषण होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि शोषण कितने प्रकार के होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य शोषण भी, आंतरिक शोषण भी। इसका मतलब क्या, उपयुक्त दोनों, मतलब दोनों क्या है, शोषण का ही प्रकार है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं, और कल के क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ये नोट्स हम अभी आप सबको भेज देंगे। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सारी क्लासेज सिस्टमेटिक ढंग से डेली बाय डेली मिले और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे और इस बार एएनएम की नौकरी ले सके। तो ठीक है, और जो आगे की जो क्लासेज होंगे और या आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे एएनएम को लेकर, बहाली को लेकर या बीटीएससी को लेकर, तो वो सारी जानकारियाँ भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आप नेक्स्ट जो क्लास होंगे इससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और हम लोग नए क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।